हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है और हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और हम ज्योग्राफी को देख रहे हैं। तो कल हम कृषि की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि 67% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर आपके डिपेंडेंट है। इसी को हम देख चुके थे, यानी कि इसको हमने 2/3 कहा और हमने कहा ये प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। ये भी हमने इसमें देख लिया और इतना देखने के बाद हम लोग आपका कृषि का प्रकार देख रहे थे। तो सबसे पहली कृषि हमने देखा जिसको हमने कहा प्रारंभिक कृषि या जो आपकी जीवन निर्वाह कृषि है, इसको हमने पढ़ा। ठीक है। और इसी में हमने इसको कहा था आपका कीर्तन एवं दहन कृषि, और जिसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। उत्तर पूर्व असम, मेघालय, मिजोरम, आपके नागालैंड में इसको झूम कहते हैं, मध्य और मणिपुर में इसके पलामू कहते हैं, छत्तीसगढ़ और अंडमान में इसको दीपा कहते हैं। फिर दूसरे मैंने कहा कि मध्य अमेरिका जो मेक्सिको है वहाँ मिलाप कहते हैं, ब्राजील में रोका कहते हैं, वियतनाम में रे कहते हैं, इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था। फिर कुछ भारत में अलग अलग स्थानों पर है, जैसे मध्य प्रदेश में बेरा या धैया कहा जाएगा, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा कहा जाएगा, राजस्थान में आपका बटेरा कहा जाएगा, और हिमालय में खिंगन, और झारखंड में कुरवा कहा जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट का जो कुछ स्टेट है वहां इसको झूम, शिफ्टिंग या कृषि स्थानांतरित कृषि भी हम कहते हैं। क्लियर है? इतना हम देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि गहन कृषि क्या होती है, जहां पर भूमिगत जनसंख्या पर अधिक दबाव होता है, प्रोडक्शन को हम लोग विशेष करके ध्यान रखते हैं। फिर हमने कमर्शियल एग्रीकल्चर को देखा कि हम किसको कमर्शियल एग्रीकल्चर की कैटेगरी के अंदर लेके आते हैं। फिर हमने रोपण कृषि को पढ़ा कि किसको हम आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। तो हमने प्लांटेशन एग्रीकल्चर को भी आपका देख लिया और बात करी। फिर हमने बांस की देखा कि कैसे उत्तर पूर्व के राज्यों में बांस की खेती बहुत अच्छी मात्रा में होती है, तो बांस को पढ़ा। फिर हमने उसके बाद देखा था कि आपका कुछ प्रकार थे, कुछ पैटर्न थे एग्रीकल्चर के, उनको हम देख रहे थे। जैसे हमने रबी के फसल को देखा और मैंने आपको बताया कि रबी की फसल अक्टूबर से लेकर आपका दिसंबर में बोई जाती है, अप्रैल से मई जून के बीच में काट ली जाती है। उनमें हमने कुछ की बात करी थी, जैसे गेहूं की हम बेसिकली बात कर रहे थे। ठीक है, गेहूं इस समय बोई जाता है, सरसों इस समय बोई जाती है, चना, मटर, ये सारी चीजें बोई जाती हैं। अब जो फसल आपका मई जून में बोई जाएगी वो अक्टूबर नवंबर में फिर काट ली जाएगी। ठीक है, तो इतना हम देख चुके थे कि क्या है, किन चीजों पर है। अब इसके बाद हम खरीफ की फसल पर बात करेंगे। इन खरीफ की फसल पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से मुझसे अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। और सबसे पहले देखिए खरीफ फसल को। तो सबसे पहले देखिए मानसून के आवागमन के साथ बोई जाती है। आप देखते हैं मई जून का जो टाइम है, बेसिकली मानसून जो है आ जाता है और आपको पता है 1 जून को केरल में पहुंचता है और उससे पहले आपका अंडमान निकोबार द्वीप तो बोई जाती हैं। और सितंबर से अक्टूबर का जो महीना होता है यहाँ इसमें काट ली जाती हैं। यहाँ बोई जा रही तो कौन होगा? जैसे चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तोर जिसको अरहर कहते हैं, आपकी मूंग होगी, उड़द होगी, कपास होगी, जूट होगी, मूंगफली होगी, सोयाबीन होगी। तो ये सारी खेती वाली फसलें हैं जिनको हम बोलते हैं या देखते हैं। ठीक है। अगर कह रहे हैं कि चावल की खेती से असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकणीय तटीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल है। असम, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं, जैसे आस, गौन और बोरो। 3 फसल प्रमुख रूप से हैं, आस, अमन और बोरो। ये आपका प्राइम रूप से यहाँ पर आपका बोई जाने वाली क्या है, रबी और खरीफ की फसल ऋतु के बीच बोई जाने वाली फसल को जायद कहते हैं। अब देखिए
कुछ ऐसी हैं जो आपका रवि और जो आपका खरीफ है इनके बीच में बोई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? जायद। बोई कब जा रही है ये? अक्टूबर से लेकर नवंबर। काटी कब जा रही है? अप्रैल से मई के बीच। ये कब बोई जा रही हैं आपका? ध्यान दीजिए, तो ये बोई जा रही हैं अभी मानसून के बाद। काटी कब जा रही हैं आपका? सितंबर टू अक्टूबर के टाइम में। तो जो बीच में टाइम बचा है इसमें हम जायद की फसल बो रहे हैं। और आप देखिए ऐसी चीजें बोएंगी जो एक दो महीने में रेडी हो जाएं। तो आप जानते हैं ऐसे में तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां, ककड़ी इत्यादि को इन समय में आपका बोया जाता है। क्या है? इन सभी को इस समय में विशेष करके आपका बोया जाता है। ये आपको कंफर्म होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, यहां तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, तो रवि, खरीफ और जायद की तीनों फसलें आपको क्लियर हो गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ जो प्रमुख फसलें हैं उनको हम देखते हैं। तो जैसे मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण विभिन्न देशों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें चावल, गेहूं, मोटा अनाज, दालें, चाय, कॉफी, तिलहन और आपका जूट, गन्ना इत्यादि सब इसके अंतर्गत शामिल है। चावल, भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। कैसा है? अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल यानी कि मानसून में बोई जाएगी और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाएगी। टेम्परेचर कितना है उगाने के लिए? 25 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी अधिक होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होनी चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में से सिंचाई करके उगाया जाता है। यानी कि जहां अगर मान लीजिए कहीं 75 सेंटीमीटर है तो वहां जो सिंचाई है, जैसे कि हम लोग ट्यूबवेल वगैरह नलकूप के माध्यम से सिंचाई कर हम लोग क्या उगाते हैं? गेहूं की फसल चावल की फसल को उगाते हैं। तो ये है मैदान कटाई करने के लिए चावल की तैयार फसल। तो आप देखते हैं इस प्रकार से चावल की खेती आप करते हुए देखेंगे, आपको मिलेगी। यहाँ तक पढ़ चुके हैं हम, आगे बढ़े। चावल उत्तर और उत्तर पूर्व मैदानों में तटवर्तीय जो आपके डेल्टाई प्रदेश में उगाया जाता है। यानी कि जहां पर नदी अपना डिपोजिशन छोड़ती हैं उन क्षेत्रों में विशेष करके उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाई जाती है। यह संभावना भी है। यानी कि डेल्टा रीजन में बेसिकली जो चावल है वो आपका उगाया जाता है। बात कर रहे हैं गेहूं की। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पूर्व भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए आपका खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे आपको उगाने के लिए 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी कि जब बोए तो आपका टेम्परेचर कम होना चाहिए, काटे तो अधिक होना चाहिए। ठीक है, शीत ऋतु में बोई जाती है। तो बेसिकली किसकी फसल होगी? रबी की फसल होगी। क्लियर है? आप देखिए वर्षा भी इतनी चाहिए। और इस तरह का गेहूं आपने देखा होगा, व्हीट। क्या बोलते हैं इसको? व्हीट कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब आप थोड़ा सा यहाँ देखिए, गेहूं उगाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र हैं। एक है आपका उत्तर पश्चिम और एक है गंगा सतलज का मैदान। दक्कन में काली मिट्टी वाला प्रदेश है। अगर काली मिट्टी है और तो क्या होगा? ज्वालामुखी होगा, ये ध्यान रखिए।
और हम बात कर रहे हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भागों में गेहूं पैदा किया जाता है। आप जानते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में गेहूं बहुत अच्छी मात्रा में होता है। यहीं अगर आप मध्य प्रदेश को साइड करें, इन क्षेत्रों में देखें, यहाँ पर चावल बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी में होता है। देखिए, हालांकि नर्मदा का जो डेल्टा बेसिन है, वहां भी चावल की खेती अच्छी खासी होती है। मोटे चावल, ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटा अनाज है। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पदार्थ, भूसी मिलती है। आपको कह रहे हैं कि क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्ष भर निर्भर करती है। अधिकतर आर्द्र प्रदेशों में उगाई जाने वाली फसलों के कारण सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसके प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। अब है बाजरा। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। रागी शुष्क प्रदेश की फसल है और यह लाल, काली और आपका बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर एक अच्छी तरह से उगाई जाती है। रागी प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, इन सब क्षेत्रों में आपका उगाई जाती है। अगला है मक्का। यह एक ऐसा फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं। मक्का को देखिए आप, मक्का को हम खाने के लिए भी प्रयोग करते हैं और पशुओं के चारे के लिए। हालांकि ये बाजरा है, ये मक्का नहीं है। कभी आप इसको मक्का समझने लग जाएं, ये बाजरा है। देखिए आप, बाजरे की कृषि है, इस तरीके का बाजरा होता है, आप जानते हैं। और बाजरे को हम आपका खाने में भी और पशुओं के लिए भी दोनों में प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब आप मक्का बो रहे हैं तो क्या चाहिए? 21 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 21 से 27 के बीच। ये टेम्परेचर आपका फ्लक्चुएट करना चाहिए इनके बीच में। पुरानी जलोढ़ मृदा जो होती है वो बड़ी अच्छी होती है इसके लिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से इसको आपका उगाया जा सकता है। बिहार हो गया, में मक्का में आपका रबी की फसल है। और रबी की फसल है तो आपको याद होना चाहिए कब बोई जाएगी। रबी की फसल आपका अक्टूबर, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में काटी कब जाएगी? आपका आपका अप्रैल और मई के आसपास। तो आधुनिक प्रौद्योगिकी है, हाइब्रिड वाले बीज है, इनका प्रयोग किया जाता है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार में। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो। और ये रही मक्का की फसल। यहाँ आपको सब स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि महिलाएं मक्का को काट रही हैं और ये मक्का हमारे खाद्यान्न और आपका, मेरे प्यारे बच्चों, पशुचारण के लिए, दोनों के लिए उपलब्ध। ठीक है, देख लिया। आगे बढ़ जाते हैं। बात कर रहे हैं दालों की। दालें यानी पल्स। अब आप जानते हैं कि दालें हमारे यहाँ बहुत प्रमुख हैं और भारत की खाद्यान्न फसलें हैं। अब सबसे बढ़िया मजे की बात क्या है कि भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक है, यानी कि जो पैदा करता है। और ध्यान दीजिए, देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, यानी कि जितनी पैदा करते हैं उससे ज्यादा हम खा जाते हैं। शुद्ध शाकाहारी दालें में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, जैसे तोर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना, ये प्रमुख दालें हैं। क्या आप इनमें से दालें खरीफ की फसल में, दालें में उगाई जाती हैं? आप जानते हैं कि ये फसल मौसम के बाद बोई जाती हैं और आपका अक्टूबर से आने के बाद और अक्टूबर टू नवंबर के बीच ये आपका काट ली जाती हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। दालों को नमी की आवश्यकता होती है, उन्हें शुष्क परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। मौसम कैसा होना चाहिए? ड्राई होना चाहिए। फलीदार फसल है, इसके नाते अरहर को छोड़कर सभी दालें नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। इनकी फसल को आपका आप देखेंगे तो अपतन, यानी कि आपका रोटेशन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन सब जगह ये चीजें बड़े आराम से आपको देखने के लिए मिल जाएंगी।
अब देखिए, बात कर रहे हैं खाद्यान्न के अलावा। अब गन्ने को थोड़ा सा आप देख लीजिए। गन्ना एक उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय है। यह फसल 21 डिग्री से लेके 27 डिग्री टेम्परेचर के बीच आपका और 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच उगाई जाने वाली आर्द्र जलवायु है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में आपका जलवायु आवश्यक है और अनेक मिट्टियां उगाई जाती हैं तथा इसमें बुआई को लेकर आपका कटाई तक आपका श्रमिक की क्या है आवश्यकता होती है, यानी कि लेबर ज्यादा मांगती है। बेसिकली जिस तरह से चावल आपका पानी मांगता है, दालें क्या मांगती है आपका, और जो खाद्य गन्ना है ये आपका लेबर मांगता है। क्योंकि आप देखेंगे ना, बोए जाने के लिए 75-100 सेंटीमीटर की क्या चाहिए, वर्षा। यानी कि अगर वर्षा आपकी 100 से 50 सॉरी 75 से आपका 100 के बीच है और जब बोया जाता है टेम्परेचर हाई हो, 27 से ऊपर का हो, यानी कि 30-32 के आसपास हो, और कम सिंचाई वाले क्षेत्र में आप इनको सिंचाई करके आराम से बो सकते हैं। और कटाई में काफी श्रमिक है, क्योंकि लगाने में और काटने में काफी इसमें लेबर की आवश्यकता होती है। और ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा उत्पादक देश है। पहले नंबर पर कौन है, ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज्यादा गन्ना उगाया जाता है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद देखिए, गुड़, चीनी, खंडसरी, सीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, हरियाणा में ये गन्ना उगाया जाता है। और ये गन्ना आपका ट्रंच विधि से बुआ हुआ है। ध्यान रखिए, बीच में गैप है, इसको बोलते हैं ट्रंच विधि। तो ये गन्ना इस ट्रंच विधि से बुआ हुआ। देखिए एक बार, चलिए, गन्ना भी हमने देख लिया, दालें देख ली, मक्का देख लिया। अब थोड़ी बात करते हैं आपके तिलहन फसलों की, यानी कि जो हमारे तिलहन की फसलें हैं उनको थोड़ा देखते हैं। तिलहन में थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो 2018 के बाद भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक है। पहले नंबर पर कौन है आपका, चीन है, और चीन के बाद दूसरे नंबर पर हम हैं। 2018 में टेरिया के उत्पादन में आपका भारत, कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान रहा। देश में कुल बोए गए 12% भाग पर तिलहन में कौन कौन सी फसलें आती हैं, क्योंकि आप जानते हैं मूंगफली का भी तेल निकलता है, सरसों का भी तेल निकलता है, नारियल का तेल निकलता है, तिल का निकलता है, सोयाबीन का निकलता है। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी मात्रा में उगाई जाती है। अरंडी है, बिलौना है, अलसी है, सूरजमुखी है, ये सारी चीजें भारत में उगाई जाती है। ठीक, इनमें से अधिकतर खाद्यान्न है और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल की बीजों को साबुन, प्रसाधन, साबुन का मतलब जानते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, साबुन कपड़े धुलने के लिए। ये है आपका ब्यूटी कॉस्मेटिक में कुछ चीजें यूज की जाती हैं, जैसे अरंडी का तेल हो गया, सोयाबीन, सूरजमुखी का तेल है। मूंगफली खरीफ की फसल है, और खरीफ की फसल है तो आपको पता होना चाहिए, अगर खरीफ की फसल है तो वर्षा के बाद बोई जाएगी और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाएगी। यही कारण है कि नवंबर में, दिसंबर में हमको मूंगफली खाने के लिए मिलती है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, और ये देखिए, पहले से कंप्लीट कर लेते हैं। और गुजरात में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। कहाँ होती है, गुजरात में अच्छी मात्रा में होती है। इनमें राजस्थान, तमिलनाडु, ये सारे क्षेत्र हैं। रबी की फसलें हैं, उत्तर भारत में उगाई जाती हैं। अरंडी है, खरीफ है, इन सब में उनको बोया जाता है और देखी जाती है। ये देखिए, ठीक है, मूंगफली, सूरजमुखी, ये आपका मूंगफली हो गई, ये सूरजमुखी हो गई, ये आपका सरसों हो गई। क्लियर है। और थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो ये चाय है, और ये चाय की पत्ती चुनती महिला। बहुत श्रम होता है चाय में। एक कप चाय पीने के लिए कितनी लेबर लगती है, आप सोचिए। चलिए, देख लिया। तो यहाँ तक सबसे पहले आप मुझे बताइए, अभी हमारी कॉफी प्लांटेशन 2-4 और रह गए हैं, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिर से क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। लेकिन आप सोचिए, ये पूरा प्लांटेशन है, मतलब जितने हमारे कृषि के प्रकार हैं उनमें से वो कुछ चीजों जो महत्वपूर्ण है उनको हम देख रहे हैं। अब आप चाय को देख लीजिए। अब आप चाय को देखेंगे तो चाय में थोड़ा सा कहना चाहिए, अगर आप इस कंडीशन को अच्छा देख रहे हैं तो चाय में थोड़ी सी ढालदार भूमि होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, ढाल, यानी कि अगर वर्षा का पानी आए तो उसकी जड़ में नहीं रुकना चाहिए, वो निकल जाना चाहिए।
अगर जड़ में रुक गया तो वो बेसिकली खराब हो जाता है। और अगर अम्लीय मिट्टी है ना, तो आप यकीन मानिए इतनी अच्छी है इसके लिए कि यहाँ पर चाय बहुत अच्छी होती है। जैसे दार्जिलिंग टी है, और यहाँ पर एक उत्तराखंड में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक बेरीनाग करके आपकी चाय होती है, और उसको जीआई टैग मिला है। तो आप पढ़िए थोड़ा उसके बारे में, पता लगेगा आपको कैसी चाय है और उसकी विश्व में कैसी डिमांड है। थोड़ा इसके बारे में पढ़ें, और बस ध्यान रखें कि चाय में जो लेबर बहुत ज्यादा लगती है, और लेबर भी क्या चाहिए हमको, सस्ता चाहिए। ये औरतें हैं, असम दार्जिलिंग वाला जो पार्ट है इसमें ये लोग चाय को बीनते हैं, फिर उसके बाद ये फर्मेंटेशन किडवन के लिए जाता है, वहां से प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद फैक्ट्री में फिल्टर विल्टर होकर, अब देखिए पहले ये आपकी पत्तियां हैं, अब पत्ती तोड़ ली गई हैं, अब इनकी छटाई होगी, फिर ये अब फर्मेंटेशन होगा, फिर मशीन में प्रोसेस होगा, उसके बाद पैकेजिंग करके बाहर भेज दी जाती है, इंडिया में आती है। फिर इस तरीके से टी फैक्ट्री जो है आपकी स्टेबल होती है। ठीक। और आप सोचिए एक कप चाय बनाने में कितनी मेहनत लगती है। पहले उसके लिए आप देखिए, टी के लिए आपको चीनी चाहिए, शुगर। और शुगर जानते हैं कैसे बोया जाएगा, कि जो आपका गन्ना है, जो अब गन्ना बोया जाता है वो बेसिकली खरीफ की फसल है। आप सोचिए उसको मई जून में बोते हैं, और नवंबर दिसंबर जनवरी में आकर कहीं वो गन्ना कटता है, और कितनी मेहनत उसको तैयार करने में लगती है धूप में। फिर उसके बाद आप देखिए, अब ये तो हमारा क्या हुआ, केवल चीनी हुई। अब चाय की पत्ती के लिए पत्तियां बीननी पड़ती हैं, पौधा उगाना पड़ता है, उनको फर्मेंटेशन करना पड़ता है, ठीक है, तब जाकर हमारे पास पहुंचती हैं। और उसके बाद दूध है, अब जानवरों के लिए चारा करना पड़ता है, ज्वार बाजरा रागी इत्यादि चीजों को बोना पड़ता है। तो एक कप चाय में शायद उसकी कीमत बड़ी कम हो, शायद कहीं 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए है, लेकिन जो उसके पीछे की मेहनत है वो उस पैसे से बहुत अधिक ज्यादा है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल हमने जितना पढ़ा आप इसको घर जाकर रिवीजन करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।